Hi guys. So today we'll going with the tribunals. So we are doing Supreme Court series of the Judiciary, Indian Judiciary. So we have done this Indian Judiciary up to the judicial review and the public interest level litigations (PILs). Now we'll go with the tribunals. Okay. Tribunals are nothing. These are the institutions established for the purpose of discharging judicial or quasi-judicial duties. These are basically institutions, a small kind of institution, basic used for the discharging the duties of the judicial and quasi-judicial. ठीक है? The basic premise behind tribunal is to either reduce caseload or on the judiciary or bring the technical expertise. Basically, what is a tribunal? देखो इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हमने सुना है, हमने पढ़ा भी है। तो ये क्या था कि वाटर शेयरिंग हो रही है दो उसके बीच में, दो स्टेट्स के बीच में। अगर ऐसा होता है कि कोई स्टेट एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि दिस वाटर इज आर, दिस इज आर्स ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास या फिर जो कोर्ट्स हैं उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू नो डाउट, बट एक स्पेसिफिक टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ एक ट्रिब्यूनल सेट की जाती है, कमेटी बनाई जाती है 10 पीपल की। ठीक है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए द टाइमिंग्स कितने टाइम में सॉल्व होना चाहिए, कौन सी रिपोर्ट होती है, क्या होता है, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो बेसिकली दैट इज द ट्रिब्यूनल। अब जब कोर्ट में जाएगा ये केस तो फिर केस लोड्स बढ़ते जाएंगे, तो ये केस को ट्रिब्यूनल को दे दिया। ठीक है, तो वो इसको सॉल्व करेगी जो भी होगा। और इसमें क्या हो सकता है, इस ट्रिब्यूनल में इसमें जुडिशरी एक तरफ से बंदे हो सकते हैं, इसमें एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, जो हिस्टोरियंस होंगे वो देखेंगे पहले क्या था पानी के बारे में, कहाँ जाता था, कहाँ है। और जजमेंट से फिक्स टाइम पीरियड है इसके रिजल्ट का, कि आपको इतने टाइम में एक रिपोर्ट बना के देनी है कि इसका क्या हो सकता है, इस डिस्प्यूट का रिजॉल्व कैसे होगा ये। तो लाइक फास्टर रिजल्ट्स भी आते हैं ट्रिब्यूनल्स का। केस देखेंगे तो विल जस्ट गो इट इन एसएप। सो केस डिपेंडेंसी जो है वो केस डिपेंडेंसी कम करने के लिए, एक्सपीडिएट जस्टिस मतलब फास्ट एंड जस्टिस मिलने के लिए। ठीक है, स्पीडी जस्टिस बोल सकते हो। स्पेशलाइज्ड फंक्शनिंग अभी बताया मैंने। ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, फिर मतलब बेसिकली स्पेशलाइज्ड मीन्स कि स्पेशल टॉपिक्स के लिए स्पेशल टीम्स है ना, स्पेशलाइज काम करेंगी वो, टेक्निकल एक्सपर्टीज मिल जाएंगे। ठीक है, अब जुडिशरी में केस जाएगा तो वो जुडिशरी कहीं फिर भी किसी ना किसी को, हिस्टोरियंस को या फिर हिस्टोरियन एक्सपर्ट्स को, जोग्राफिकल एक्सपर्ट्स को रेफर करेगी। तो फिर से अगर आप सीधा डायरेक्टली उन्हीं की एक टीम बना दें तो फिर दैट इज विल बी ईजी है। हाउ डज अ ट्रिब्यूनल डिफर फ्रॉम अ ट्रेडिशनल कोर्ट? The court is a part of traditional justice system, while tribunal is a body of created by a statute where it is endowed with a judicial powers. कोर्ट तो है जिसके पास जुडिशियल पावर है, बट एक ट्रिब्यूनल इज जस्ट अ बॉडी और अ कमेटी ऑफ 10 मेंबर। मतलब आई डोंट मेंशनिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, बट आई एम मेंशनिंग जनरली कि इतने। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि 10 मेंबर की कमेटी बना दी जिनको जुडिशियल पावर्स दे दी। ठीक है, दैट इज कोर्ट। क्या है, कोर्ट बाउंड है कि सभी रूल्स और प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए। ठीक है, एविडेंस के साथ। ट्रिब्यूनल इज बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड नॉट द सिविल प्रोसीजर कोर्ट्स। ट्रिब्यूनल जस्टिस देखेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि रिवर के जो रूल्स हैं ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ऐसा होगा, नो। वो देखेंगे नेचुरली उस चीज़ में है क्या चीज़, है ना। उसको अगर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आधा पानी इधर देना पड़े, आधा पानी इधर देना पड़े, या 30% इधर देना पड़े, 70% यहाँ देना पड़े, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रिब्यूनल। वो यहाँ पे आप देखोगे तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ नहीं हुआ, 70-30 या 60-40 पानी जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग, बट जस्टिस, नेचुरल जस्टिस वो जल्दी मिल गया। ठीक है, कोर्ट हैज जनरल jurisdiction over matters, ट्रिब्यूनल्स लिमिटेड, लाइक ट्रिब्यूनल ओवर स्पेशलाइज्ड मैटर के ऊपर ही आएगी, नॉट लाइक जनरलाइज्ड मैटर के ऊपर भी ट्रिब्यूनल बना दी जाएगी। ठीक है, अब टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में का मामला है, उस पर ट्रिब्यूनल थोड़ी ना बनेगी। ठीक है, judges in courts are trained by law, but तो educators in tribunals may not be trained by law. ठीक है, that I told you कि specialize हो सकते, जरूरी नहीं है कि वो law से ही हो। ठीक है, tribunal generally has wider functions. Unlike courts, they have also administrative duties. In this regard, it could be said that all courts are tribunals.
बट नॉट वाइस वर्सा। देखो, देयर इज अ स्टेटमेंट ऑल द कोर्ट्स आर ट्रिब्यूनल्स। क्यों? ट्रिब्यूनल्स के वाइडर फंक्शंस हैं, है ना? बट अनलाइक कोर्ट्स दे हैव आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। कोर्ट्स के बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज हैं। सो बेसिकली क्या है, ऑल द कोर्ट्स आर ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये कोर्ट, बट ऑल द ट्रिब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट। ठीक है, मतलब बेसिक समझो आप, तो सभी ट्रिब्यूनल्स कोर्ट थोड़ी ना है। कोर्ट के पास एक बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए, और जब आप ट्रिब्यूनल्स को बुला रहे हैं, आप स्पेशलाइज थिंग के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, सो दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ट्रिब्यूनल सिस्टम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया ये टू आर्टिकल 321 बी, है ना? तो 323 ए, सॉरी, I tried the administrative tribunals. The article states that Parliament may, by law, provide for an adjudication or trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to the service of government. ठीक है, बेसिकली पार्लियामेंट के ऊपर बाय लॉ, ठीक है, तो बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकती है किस पे, डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स पे। रिक्रूटमेंट कंडीशन यही रहेगी जो इन सर्विस पर्सन होंगे उनको अपॉइंटमेंट। ठीक है, इन द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। 323B provides a tribute provides for tribunal for other matters. The article state that the appropriate legislature may, जो भी पार्लियामेंट होगी, by law, it provides the adjudication or trial of tribunal of any dispute, complaint or offences with respect to any of the matter specified, जो भी मैटर स्पेसिफाई होगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर आप देखो तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए ए पे, और बी पे इट इज़ फॉर एनी अदर मैटर रिगार्डिंग एक्सक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वन। ठीक है, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। सो पार्लियामेंट कर सकता है इनको। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट पास्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। This act authorizes the central government to establish one central administrative tribunal and the state administrative tribunal. तो थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो पार्लियामेंट बना सकती है लॉज पे। ठीक है, बेसिकली जो ट्रिब्यूनल जो भी है एस्टेब्लिश, वो पार्लियामेंट लॉ से बनाती है। तो पार्लियामेंट जो है वो, उसने इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट भी पास कर रखा है 1985। तो उसी एक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना के रखी है और एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, द एक्ट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ट्रिब्यूनल एज इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेटिंग अप ऑफ सच एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज डील exclusively with service matter would go a long way in not only reducing the burden of various courts and thereby giving them more time to deal with the other cases. Basically what is that, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डील होंगी वो बेसिकली टर्म्स करेंगी, काम करेंगी सर्विस मैटर के साथ। ठीक है, जो भी सर्विस बेस्ड मैटर होंगे उनको देखेंगे। तो इससे बेसिकली बर्डन कम होगा कोर्ट्स का, और कोर्ट्स को बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा इससे। वैसे तो टाइम नहीं मिलता, ऑफकोर्स बहुत केसेस पेंडिंग है, बट ऑफकोर्स किसी कोई स्पेशलाइज केस अगर कोर्ट के पास आता है, अगर उसको ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, और ठीक है, अगर उसको ज़्यादा टाइम तभी मिलेगा जब आप किसी एक्स केस को ट्रिब्यूनल के पास दो दोगे। ठीक है, अगर दो इंपॉर्टेंट केस आ गए फॉर एग्जांपल, तो अगर कोर्ट इस केस को एक्स अमाउंट ऑफ टाइम दे रहा है, ठीक है, तो अगर उसको एक्स अमाउंट ऑफ टाइम दे रहा है लेकिन उसको चाहिए कितना था, देखिए फॉर एग्जांपल लेट अस टेक इट फ्रॉम फ्रंट। ये कोर्ट के पास कोई केस आया, ठीक है, अब ये कोर्ट के पास केस आया, इसको एक्स अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए था पास हो, सॉल्व होने के। इट ऑफ कोर्स द केस डिमांड्स अ टाइम। ठीक है, बहुत ही पेचीदा केस था, एक्स अमाउंट ऑफ टाइम मांग रहा था ये केस, है ना? तो सॉरी, इट डिमांड्स एक्स प्लस वन अमाउंट ऑफ, है ना? बट एक और केस आ गया उतना ही इम्पोर्टेंट, और टाइम फ्रेम सेम था दोनों का, तो अब देखेंगे इसको भी उतना ही टाइम चाहिए था, एक्स प्लस वन। तो देखो बेसिकली हुआ क्या, तो बेसिकली इसको एक्स प्लस वन मिलना चाहिए था, इसको एक्स प्लस वन मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ गया दोनों सेम टाइम पे आ गए केस, और इनको इतना टाइम चाहिए था, बट और भी केस है। मतलब
बेसिकली हुआ कि इनको उतना टाइम नहीं मिल पाया, इसको टाइम मिल पाया x-1 एंड इसको मिल पाया x-1, ठीक है? उतना टाइम मिल नहीं पाया और जस्टिस, अगर देखो जस्टिस डिपेंड्स अपॉन टाइम, दोनों साइड से आपको सुनना पड़ता है ना। अब सेम केस में अगर मेरे पास इसको डिमांड था x+1 टाइम और इसको भी डिमांड था सेम x+1 टाइम। अब ये कोर्ट केस में चल रहा है और अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि हमारे पास तो x+1 डिमांड कर रहा है एक केस, तो हम ये जो नया केस आया है फॉर एग्जांपल कि इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट है इंटरस्टेट, तो हम इसको ट्रिब्यूनल को दे देते हैं। तो कोर्ट के पास x+1 तो टाइम बचा ही ना, वो तो उसने दिया दिया उसको, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी बचा, वो उसने किसी और केस पे काम किया। सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? ट्रिब्यूनल का होने का जो मेन थिंग है। ओके, अब कोर्स स्पीडी रिलीफ होता है ग्रीवियंसेस का। तो बेसिकली डेल्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सर्विसेज बेस्ड है, अपॉइंटमेंट जॉब की, ट्रांसफर हो गई, ये वो अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में भी। Central Administrative Tribunal (CAT). The Central Administrative Tribunal was established in 1985 under Article 353A. Of course, there are 19 benches and 19 circuit benches in the Central Administrative Tribunal all over India, with the principal bench Delhi में इसकी। The CAT was set up as a specialist body comprising of administrative members और judicial members। मैंने पहले बोला हुआ है, उसमें सिर्फ administrative या judicial नहीं, सिर्फ मोनो थिंग्स नहीं होंगी, उसमें ओमनी प्रेजेंस होगी, फिर वो जुडिशियल हो चाहे वो टेक्निकल हो, फिर वो चाहे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हों, ठीक है? तो विल नॉट गो, दिस मल्टी मेंबर बॉडी है, ये 16 मेंबर्स होते हैं, 34 जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी है, मतलब विल नॉट गो इनटू दिस। अपॉइंटमेंट्स हम देखते हैं। Appointments of members of CAT are made on the basis of recommendation by high-powered selection committee, so which is chaired by the two judges of Supreme Court, of course, एंड देखो, दो हाई लेवल के जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको उनको सेलेक्ट करेंगे जो भी कैट के मेंबर्स होंगे, ठीक है? लेकिन इन जजेस को कौन सेलेक्ट करेगा? यही जज सेलेक्ट करेंगे या इनको सीजीआई साहब बोलेंगे कि ठीक है मैं दो जजेस को लगा रहा हूँ इस काम पे, तो वो जजेस को सेलेक्ट करने का काम सीजीआई साहब का। 5 ईयर पे होल्ड करते हैं ऑफिस, 65 ईयर, ठीक है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, सिविल प्रोसीजर पे काम नहीं करते, इनका नेचुरल जस्टिस का काम है बेसिकली। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स 1985 जो एक्ट है उसी से ही बनी है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्विस। बेसिकली क्या है, जो भी पब्लिक सर्विस मैटर स्टेट के रिलेटेड होंगे वो वहाँ काम करेगा। जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें, 1985 also provides a thing for a JAT, which is Joint Administrative Tribunal, है ना? A JAT exercises all the jurisdiction and powers, ठीक है, by the Administrative Tribunal for such states. Chairman and member of JAT are appointed by the President after consultation with the Governor. So of course state में appoint कर रहे हैं आप, या फिर मतलब बेसिक जॉइंट है ना ये सेंट्रल और स्टेट का, तो स्टेट के मेंबर्स भी होंगे, ठीक है? अदर मैटर्स के लिए देखोगे आप तो 223B, so this is for the assessments, collection, foreign exchange, industrial land reform. So this is other matters than the administrative ones. Like public service matter, ये other than the public service, ठीक है? Only by parliament. Under this article, tribunal can be established both by parliament and state legislature with respect to matter falling in their legislative competence. मतलब कहाँ fall कर रहा है वो matter उसके according बनाया जा सकती है, कोई मतलब सेंटर बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। वन यहाँ सेंटर के लिए, वन यहाँ पे स्टेट के लिए। एक सेकेंड, वन ट्रिब्यूनल फॉर द सेंटर एंड वन फॉर ईच स्टेट और 2 और मोर स्टेट्स में बी एस्टेब्लिश्ड। हायरार्की पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हायरार्की ऑफ में भी हायरार्की क्रिएट हो सकती है। रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, recent times have seen several steps being taken to rationalizing the structure, functioning, the powers of the tribunal. Once such a step was of फाइनेंस एक्ट, ठीक है? तो बेसिकली रैशनलाइज करने के लिए एक एक्ट था, फाइनेंस एक्ट 2017,
though which the parliament recognized the tribunal system by merging tribunal based on the functional similarity. बेसिकली आप पर देखो जो सिमिलर फंक्शंस करने ट्रिब्यूनल को मर्ज करने का प्लान था, तो 26 थी टोटल, वो रिड्यूस हो गए 19 ट्रिब्यूनल्स हो गई, ठीक है। तो डेलीगेटेड द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स ऑफ प्रोवाइड द क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट टर्म्स ऑफ ऑफिस सैलरी अलाउंस, इससे रिगार्डिंग नॉट गो इनटू दिस। सो इधर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म 2021 चेंजेस हुए थे कि एपलेट ट्रिब्यूनल जो अबॉलिश की गई थी, ठीक है, 5। तो फिल्म क्रिएशन एपलेट ट्रिब्यूनल, एयरपोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल, तो ये कैंसिल की गई थी, मतलब अबॉलिश टोटली। टर्म ऑफ ऑफिस के हिसाब से चेयरपर्सन की रिलीव 4 years और टिल द अटेन द एज ऑफ 70 years, whichever is earlier of course. For other members, it will be 67 years or the 40 years. It will be 4 years, मतलब 4 साल ना। सर्च कम सिलेक्टर कमेटी में कौन होगा? विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस नॉमिनेटेड बाय हिम, सेक्रेटरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो भी अपॉइंट किए जाएंगे, सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन जो भी होंगे, मिनिस्ट्री अंडर विच ट्रिब्यूनल, जो भी मिनिस्ट्री के अंदर होगी उसके सेक्रेटरी साहब। Okay, this is what. However, the Supreme Court is unhappy with this bill. This is because the government has reenacted the very same provision struck down by the court in the Madras Bar Association case 2021. In this case, the Supreme Court had struck down the provisions of minimum age appointment of chairperson as 50 years and also quashed the 4-year tenure provision mentioned by the ordinance. तो उसमें था मद्रास बार एसोसिएशन में कि सिमिलर काइंड ऑफ थिंग की जो मिनिमम एज सेट कर दी कि आपके पास भाई साहब अपॉइंटमेंट के लिए इतनी एज होनी चाहिए, या फिर अ, इतनी एज में रिटायरमेंट हो जाएगी और कितना टेन्योर होगा, वो क्वैश पहले ख़त्म कर दिया था इस वाले में 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी ये केस था मद्रास बार एसोसिएशन का। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके बाद अपना ये एक्ट ला दिया, इससे फिर वो मतलब क्लैशेस हुए थे, बट ओके नाउ दिस इज एक्ट सो कांट डू ना। अभी ये एक्ट है बेसिकली, मतलब मैं बोलने का मतलब ये है कि 2021 में, इससे पहले भी 2021 में आया है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, उससे थोड़ा सा पहले मद्रास बार एसोसिएशन में सेम थिंग को सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया था, या फिर उसको अ, मतलब क्लोज करवाया था कि ये नहीं हो सकता बेसिकली, कि मिनिमम एज सेट कर दी जाए या फिर कितना टेन्योर होगा वो सेट कर दिया जाए है। बट उसके बाद गवर्नमेंट ने वही चीज़ें जो मद्रास बार एसोसिएशन में थी वही थोड़ी सी ऐड कर दी हैं, जो हमने देखा ना अभी, कितनी एज होनी चाहिए, 4 years और टिल द एज ऑफ 67 years, जो भी है ये नहीं था मेंशन करा सुप्रीम कोर्ट ने। Coming to the subordinate courts, in the integrated judicial system of India, the state judiciary consists of the High Court and the hierarchy of subordinate courts, या lower court बोल देते हैं उनको। These are called because देखो बेसिकली हाई कोर्ट एक स्टेट को संभालता है, एक स्टेट बहुत बड़ा होता है तो सभी मैटर वहीं पे नहीं आ सकते डायरेक्टली। छोटे छोटे ट्रिब्यूनल, छोटे छोटे कोर्ट्स बना दिए हैं कि आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द उसमें कि आप वहाँ हैंडल करो, एंड दे रिपोर्ट टू द हाई कोर्ट ऑफ कोर्स, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। नॉमेनक्लेचर डिफरेंट होता है, वाई? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट बनाती है बेसिकली इनको, तो इनका नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग और डेजिग्नेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट होगा है, जोग्राफिकल बेस्ड जो भी मतलब स्टेट के नेम्स होते हैं। Constitution provision 233 to 237, Part 6 of the Constitution dealt with the subordinate courts. 233 says appointment of district judges. 34 is the recruitment of person other than district judge to the judicial service of state. 235 control over the subordinate courts. 237 about the applications of revisions. एंड आई जस्ट क्लियर दैट कि मैं अभी जो ये फर्स्ट रीडिंग है, जैसे कि पार्लियामेंट में कोई एक्ट आता है उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, दैट इज द फर्स्ट रीडिंग, आई एम जस्ट सेइंग सीइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द थिंग्स। सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू मेक द नोट्स आई जस्ट गॉट टू बी वेरी श्योर कि हम 10-20 पेज डेली के नोट्स के साथ करेंगे, और हम बहुत डिटेल में जाएंगे इनके, ताकि हम एक सब्जेक्ट में को मेंस की तरह ले सकें कि हम ऑप्शनल है हमारा ये सब्जेक्ट,
एग्जाम्पल हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जब ज्योग्राफी के नोट्स बनेंगे तो दैट इज मैं ज्योग्राफी के नोट्स नहीं बनाता, बाय बाय बिकॉज मैंने उस बुक से बना लिए हैं सारे नोट्स, तो मुझे पता है उस बुक को 800 पेज की बुक को कैसे 2 घंटे में रीड करना है। ठीक है। Appointments of the district judges. 233(1) states that the appointment of the district judge is made by the governor of the state by consulting to high court। तो डिस्ट्रिक्ट का जज जो भी होगा, बेसिकली स्टेट हाई कोर्ट का जज का जो प्रेसिडेंट साहब वो सीजे साहब करते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट के जज करेंगे गवर्नर और द हाई कोर्ट के जजेस। ठीक है। जो भी नॉट इन द सर्विस होगा, किसी और जुडिशियल सर्विस में ना हो, हाई कोर्ट रेकमेंड करे उसको। एलिजिबिलिटी वो डिस्ट्रिक्ट जज देखो, not only its service and at least and has at least 7 years experience in the advocate or pleader, and basically advocate of advocate होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज की पोजीशन के लिए उसको 7 years तक। ठीक है। गवर्नर ऑफ द स्टेट हमने कर लिया ये, ओके विल नॉट गो दिस बिकॉज भी तो इतना है नहीं। ओके, सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्या है? द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इन 1992 में आई थी। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मच। Constitutional provisions for setting up the All India Judicial Service. So 42nd Constitutional Amendment empowering Parliament to make laws. This is current appointment procedure. तो this is seen by the State Public Service Commission, जो भी अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो होगा वही एग्जाम्स लेगा जम्मू कश्मीर जुडिशियल सर्विसेज के। ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस देखें, बेनिफिट्स क्या हैं? एफिशिएंसी बढ़ती है ऑफ कोर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो द गवर्नमेंट हैज टारगेटेड लोअर जुडिशियल रिफॉर्म्स हैज एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज वन ऑफ द की। ठीक है। तो एफिशिएंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, जुडिशरी में। तो एड्रेसिंग द जज टू पॉपुलेशन रेशियो, ये बहुत इशू है ना। और जुडिशियल सर्विस ये भी देखती रहती है कि आ, जो जजेस की रेशियो है वो ज़्यादा हो ना, पीपल कम हो। अभी फॉर एग्जांपल 60 लाख पे एक जज है, तो ये 30 लाख पे एक जज हो, इतना अच्छे से रेड्रेसल हो सके। ठीक है। वन सो नाउ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन मिले सोसाइटी में, टैलेंट पूल को अट्रैक्ट किया जाए एंड बॉटम्स अप्रोच। ठीक है। तो मतलब करप्शन और नेपोटिज्म बेसिक जो टूल से स्टार्ट हो, बेसिक से, और देन इट रिक्वायर्स अ बॉटम्स अप अप्रोच। लिमिटेशंस 233 एंड 312 के बीच में जो है वो क्लैश होता है। क्यों? आर्टिकल 233 रिक्रूटमेंट्स टू द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इज द prerogative of the state, removing the fundamental power of the state to make such rules and govern the appointment of district judges may violate the principle of federalism। तो बेसिक स्ट्रक्चर को भी हिलाता है थोड़ा सा, बिकॉज जो अपॉइंटमेंट्स है वो उस पर थोड़ा सा इशू आता है। लैंग्वेज बैरियर आता है, तो जो डिजिटल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में की जाती हैं, तो सेंट्रल रिक्रूटमेंट के जो पर्सन होते हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है वो ये करना उसको। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं इसमें, डाइल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कोर्स, यूनिक इश्यूज को एड्रेस नहीं करता, लोकल रिजर्वेशन को अनसुटेबल है ये, अपोजिशन टू सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है इसमें, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर भी आ जाते हैं ना इसमें, तो दैट्स वाई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहता। विल नॉट एड्रेस स्ट्रक्चरल इश्यूज। ठीक है। लाइक ओके the lower judiciary control over subordinate court। 235 specify control over subordinate courts। The control over district courts and subordinate courts shall be vested in the high court of course, हम देख चुके हैं। स्ट्रक्चर एंड jurisdiction, तो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज चलाएगा, सिविल केसेस देखे जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील्स लाई करेंगे इसकी। ठीक है। सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट। ठीक है। लिमिटेड पिक्यूनरी jurisdiction ओवर सिविल केसेस ना, उसके नीचे मुनसिफ कोर्ट्स। ठीक है। लेसर अमाउंट पे काम करते हैं। लेस केस सेशन कोर्ट देखेंगे तो सेशन जज संभालेगा उसको, क्रिमिनल केसेस देखेंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऐसे, मतलब बेसिकली बर्डन कम करने के लिए है। ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट कैन हियर क्रिमिनल केसेस विद सेंटेंस अप टू 7 year imprisonment।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट कैन हियर केसेस अप टू 3 ईयर सेंटेंस। ठीक है, सिविल कोर्ट्स देखेंगे स्ट्रक्चर। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट देख लिया हमने, ये डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। ठीक है, कोर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस होंगे, सब कोर्ट्स बोलते हैं। मुनसिफ कोर्ट्स हम देखे नहीं अभी, लोवेस्ट लेवल पे होते हैं, सिविल साइड पे देखते हैं ये अपना काम, हेडेड बाय द मुनसिफ्स। द मुनसिफ पोजेसेस लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है इनके पास। ठीक है, सिविल केसेस को हैंडल करेंगे। ठीक है, क्रिमिनल की देखें तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में क्रिमिनल केसेस चल पड़ेंगे। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में भी है, तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि ये हम इसकी बात कर रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ कोर्ट है ना। jurisdictions हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, तो रेवेन्यू कोर्ट डेल्ट विद द केसेस लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, फॉलोड बाय द कमिश्नर कलेक्टर तहसीलदार एंड द असिस्टेंट तहसीलदार कोर्ट्स है ना। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स है बेसिकली। एवोल्यूशन ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ द एडीआर इंडिया, एंशियंट में भी था। In ancient India, where the Kulas peoples live in the joint families and the clans and caste systems are prevalent, तो कुलास वर रिजॉल्व बाय द हेड ऑफ द फैमिली, जो थे वो क्लैन थे। कुला 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 मतलब कुल है ना, कुलास कुल कुल की बात हो रही है यहाँ पे। तो मेन कुल का जो बंदा होता था वही हैंडल करता था। हम प्री इंडिपेंडेंस थे जब आपके ब्रिटिश रूल था, विल नॉट गो इनटू दिस इन डिटेल। पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत सारे रूल्स आ गए हमारे पास। Arbitration and conciliation. Okay, Amendment Act. Arbitration. These are some of the qualification of arbitrator. What is Arbitrary Act? Domestic and international arbitration and define the law of conducting conciliation procedures. Meditations, negotiation, conciliation, arbitration. So classification यही थी ना। arbitration में arbitration tribunal के पास जाएगा। ट्रायल ही होता है बेसिकली, मतलब बहुत फॉर्मल होता है ट्रायल से। Now, conciliation is non-binding procedure. Mediation is an impartial person called a meditator, helps the parties try to reach a mutually acceptable, मतलब basically सुलह करवाना दो पक्षों के बीच में। Negotiation, non-binding procedure which discusses between the parties and initiate without the intervention of third party. कोई third party नहीं आएगी, दो ही parties negotiate करके settle कर लेंगे। लोक अदालत, another ADR created as a requirement of particular area के लिए है ना। क्रिटिकल एनालिसिस अगर आप देखें तो एडवांटेज यही है कि टाइम कंज्यूमिंग काम है ये बनाना, कॉस्ट इफेक्टिव, टेक्निकल काम है, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है, रेस्टोरेशन ईजी है, प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी, कोर्ट का काम नहीं है बीच में बहुत, मोर कॉन्फ्लिक्ट्स कम है इसमें। ठीक है, अपील्स नहीं हो सकती डायरेक्टली, कागजी कार्रवाई, गाइडलाइंस वेरी होती रही टाइम के साथ साथ, डिफरेंट एटीट्यूड, क्रॉस कल्चर लैंग्वेज बैरियर हो सकता है इसमें, unfamiliar and lack of awareness of course. Way forward ADRs will not go into this. Online dispute redressal. Traditionally, dispute resolution has always been associated with the place courts. The advent of ADR helps to alter the conception. तो basically किसी place पे जाना पड़ता था, अब नहीं है वो। ADRs देखेंगे हम, benefits के हैं, cost effective of course, आपको travel नहीं करना पड़ रहा कहीं, सबसे बड़ा खर्चा आपका travel का बच रहा है। ठीक है, convenient हो रहा है, क्विक आपका काम हो रहा है, कस्टमाइजेबल प्रोसेस एंड मोर इफेक्टिव बन जाती है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को एनकरेज करता है, यही क्या घर बैठे काम हो रहा है तो क्यों ना जाए पर्सन। बाइसिंग कम है इसमें, ऑनलाइन काम हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स है ना। चैलेंजेस ऑफ द अडॉप्शन अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरल चेंजेस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, फिर डिजिटल लिटरेसी कम है, टेक्नोलॉजिकल बिहेवियरल अवेयरनेस कम है इसके बारे में, और लीगल कल्चर बहुत कम है। ऑपरेशनल चैलेंजेस प्रीवियस ही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है किसी केस की, सो वो प्रीवियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूट्रल्स अवेलेबिलिटी, आर्किक लीगल प्रोसीजर्स, नाउ एनफोर्समेंट ऑफ द आउटकम ऑफ द ओडीआर। कमिंग नेक्स्ट, दिस इज वे फॉरवर्ड, हम जाएंगे तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करो, इंक्रीज द कैपेसिटी, प्राइवेट सेक्टर को ओडीआर ट्रस्ट बनाओ। ठीक है, लोक अदालत देखेंगे अब हम, तो लोक अदालत वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेडरेसल मैकेनिज्म, बेसिकली इट इज अ फॉर्म वेयर डिस्प्यूट केसेस पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ जो भी होंगे उनको बेसिकली अब में लोक अदालत में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो
लोक अदालत does not decide the matter, so referred at its own instant पे refer होते हैं. Instead, the same would be decided on the basis of compromise or settlement between parties. तो basically it is not कि एक जीत गई एक हार गई, compromise ही होता है basically. Given statutory rights मिले हैं इनको, legal services, ठीक है. Status of decisions under the Act: the award decision made by the Lok Adalat is deemed to be the decree of civil court. सिविल कोर्ट के अकॉर्डिंगली उतना होगा. नो कोर्ट फी पेबल. देखो जो पर्सन लोक अदालत होंगे, जो भी जजेस वगैरह होंगे, वो उसी मेंबर जो होंगे उसी के, ठीक है. लेवल्स ऑफ कंपोजिशन: स्टेट अथॉरिटी लेवल पे, ना हाई कोर्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन तालुक लेवल पे, ठीक है. नेशनल लोक अदालत हेल्ड एज ए रेगुलर लेवल पे होता रहता है ये काम. परमानेंट लोक अदालत इज लाइक कि set up as permanent bodies with a chairman and two members of providing compulsory litigation can एक पर्सन उसके नीचे दो पर्सन, तो ऐसी एक स्ट्रक्चरल थिंग है ना परमानेंटली. फैमिली कोर्ट्स प्रोवाइड्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट, जो भी ये एक्ट था, स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के साथ कंसर्न करके एक अलग से फैमिली कोर्ट बना देगा. ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि स्पेशलाइज्ड फैमिलीज के लिए है ये, रिलेटेड टू फैमिली डिस्प्यूट होके, ठीक है. इनएक्सपेंसिव काम है ये, मतलब उतना एक्सपेंसिव नहीं होता जितना कोर्ट होता है नॉर्मल. इट्स एन इनफॉर्मल एटमोसफियर, ठीक है. देखो फैमिली मैटर्स ऐसे नहीं होते, मर्डर का केस तो है नहीं जो यहाँ पर कोर्ट में घसीट हो गए उसको, सो दैट्स वाई उसको टैकल करने के लिए ये बनाए गए हैं. स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, अपने कर लिया डिस्कस, ठीक है. नाउ it's obligatory for family court to ensure in the first instance to effect a reconciliation or the settlement between the parties to family dispute. एक फॉर्मल इनफॉर्मल रखा जाता है, ठीक है, फैमिली के लिए. प्रोसीडिंग बिफोर द फैमिली कोर्ट जो भी होंगी, फर्स्ट रेफर्ड एट द कंसिलिएशन एंड देन ओनली द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग फेल टू रिजॉल्व द इशू सक्सेसफुली इज द मैटर टेकन अप फॉर द ट्रायल बाय द कोर्ट. वो कंसिलिएशन होगी सबसे पहले, अगर नहीं हुआ सक्सेसफुल तो मैटर जाएगा कोर्ट की तरह, ले जाएंगे इसको, देखें. पर आपके पास मतलब हाई कोर्ट में अपील करने के लिए भी है वो, कि आप कर सकते हैं, सॉल्व नहीं हुआ वहाँ तो. फॉर्मल कोर्ट से दूर रखा जाता है ट्रामेटिकल पर्पसेस के लिए, ताकि ट्रॉमा ना हो बेसिकली. सोशल वेलफेयर एजेंसीज काउंसलर्स एसोसिएटेड विद दिस कोर्ट्स, बेसिकली सोशल सर्विसेज वाले ज़्यादा जुड़े होते हैं. जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, वो इसकी जहाँ जाएगा, ठीक है. तो नॉट डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो गया, बट थोड़ा कम है ना, दैट वन. ग्राम न्यायालय, सो विलेज कोर्ट्स है ना, ग्राम न्यायालय एक्ट के अंदर बने हैं. एस्टेब्लिशमेंट नहीं पता हमें, तो बेसिकली प्रेजाइडेड बाय द न्यायाधिकारी. सेम पावर जो भी होंगी, सैलरी बेनिफिट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. क्रिमिनल ट्रायल्स को फॉलो करेंगे. इट फॉलो स्पेशल प्रोसीजर ऑफ सिविल मैटर्स इन अ मैनर दैट इट डीम सच द रीजनेबल इंटरेस्ट, जो भी होगा. ग्राम न्यायालय है बोथ सिविल एंड क्रिमिनल jurisdiction, बोथ दोनों की ओवर द ऑफेंस. ग्राम न्यायालय हैव jurisdiction over area specified by notification by the state government in the consultation with the respective high court. दोनों पावर्स होंगी, क्रिमिनल और सिविल. jurisdiction होगी जो भी एरिया नोटिफाई किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट एंड विद हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में. अपील्स जो होंगी, क्रिमिनल केसेस शैल लाई इन द कोर्ट ऑफ सेशन एंड अपील ऑफ सिविल केसेस शुड बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. जो भी क्रिमिनल हो केसेस होंगे जो भी आएंगे वो सेशन कोर्ट सब कोर्ट ऑफ सेशन में जाएंगे, एंड द अपील सिविल के जो भी सिविल होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाएंगे. अब एडवोकेट एक्ट इतना इम्पोर्टेंट फिलहाल नहीं है, बट लेट अस जस्ट सी. तो the Advocate Act 60 grants power to the Bar Council of India and the State Bar Council to self-regulate the profession and establish rules related to admission and enrollment. ठीक है, तो ये सेल्फ रेगुलेट करना प्रोफेशन ऑफ स्टेप, जो भी रूल्स या रेगुलेशन या प्रैक्टिसेस हैं उनको. तो सीनियर एडवोकेट्स आर designated. These are not important too much for us. जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कोर्स, एस्टेब्लिश अंडर द सेक्शन 4 एडवोकेट एक्ट, ठीक है. तो ओनली एडवोकेट हैव द राइट टू ऑफ कोर्स असेस एंड रिप्रेजेंट अदर्स इन द कोर्ट.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 18 मेंबर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ कोर्स। 5 साल का टेन्योर। कमेटीज में लीगल एजुकेशन, डिसिप्लिनरी कमेटी एक्सेट्रा। स्टैंडर्ड प्रोफेशन बताना, मतलब बार जो भी कोर्ट्स होंगे, कोर्ट नहीं सॉरी, एडवोकेट्स को एटिकेट्स अदरवाइज, एंड लॉ रिफॉर्म्स करना, सपोर्ट करना ऑफ कोर्स। राइट्स एंड प्रिविलेजेस, मतलब एक टाइप से जैसे बस यूनियन होती है ना, एक टैक्सी यूनियन होती है, तो एट अ हायर लेवल जो एडवोकेट यूनियन होती है उसको बार काउंसिल बोल दिया, ठीक है। मतलब बेसिकली एट अ हायर लेवल जो भी है, मतलब वो हैंडल करती है सब कुछ रिलेटेड टू द, देखो, जो भी एडवोकेट से रिलेटेड होगा, ठीक है। To admit a person as an advocate, maintain such role, entertain the cases of misconduct, safeguard the rights, promote the support of law, है ना, ये सब कुछ। स्टेट बार काउंसिल्स भी होती हैं, ठीक है। सेक्शन 3, तो बार काउंसिल का सिग्निफिकेंस भी दिया गया है, सब कुछ है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस। सो दिस इज अबाउट द judiciary, Indian judiciary. Now we'll move further to next things. Thank you.